जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की अंतिम घड़ी आ चुकी है, क्योंकि आतंकवाद पर सुरक्षा बलों का डबल एक्शन जारी। बुधवार को त्राल में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर शमीम सोफी को सेना ने मार गिराया। 72 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों ने 8 आतंकियों का सफाया कर दिया है। दूसरी तरफ आतंकियों के मददगारों के खिलाफ एनआईए भी फुल एक्शन में नजर आ रही है। 3 दिन 5 एनकाउंटर और 8 आतंकवादी थे। शोपियां, अनंतनाग, अवंतीपोरा, बांदीपोरा, पुंछ और त्राल। पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बल एक्शन में। हर दिन घाटी में एक न एक आतंकी का खात्मा हो रहा है। सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ ढूंढो और खत्म करो की रणनीति अपना ली है और इसी रणनीति के तहत बुधवार को सुरक्षा बलों ने त्राल में भी एक आतंकवादी का काम तमाम कर दिया। दक्षिणी कश्मीर के त्राल इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक मिलिटेंट को मार गिराया है और अब भी तलाशी अभियान जारी है। आईजीपी कश्मीर ने मारे गए मिलिटेंट की पहचान जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट संगठन के ऑपरेशनल कमांडर के तौर पर की है और इसका नाम शमीम अहमद सोफी बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के त्राल में हुए एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद का कमांडर शमीम सोफी उर्फ शाम सोफी मारा गया। इसके अलावा आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट और अंसार गजबत उल हिंद के आतंकवादियों से भी सुरक्षा बल की मुठभेड़ हुई थी, लेकिन 3 आतंकवादी फरार होने में कामयाब हो गए। आज मॉर्निंग में पुलिस को इत्तला मिली थी कि वागड़ विलेज में जैश का टॉप कमांडर छिपा हुआ है, तो पुलिस सीआरपी आर्मी को लेकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही अंदर से फायरिंग आ गया। फिर ऑपरेशन जारी हो गया जिसमें एक टेररिस्ट मारा गया, जिसका पहचान हुआ है शमीम सोफी। उसको हम लोग शम सोफी के नाम से जानते हैं। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के सीरियल अटैक के बाद से सुरक्षा बल के जवान एक्शन में हैं और पिछले 3 दिनों के अंदर 5 एनकाउंटर हुए, जिनमें 8 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। अनंतनाग और बांदीपोरा में एक आतंकी मारे गए। सोमवार को शोपियां एनकाउंटर में टीआरएफ के 3 आतंकी मारे गए। मंगलवार को शोपियां में ही 2 आतंकवादियों का सुरक्षा बलों ने काम तमाम कर दिया और फिर बुधवार को त्राल में जैश ए मोहम्मद का कमांडर शमीम सोफी मारा गया। सुरक्षा बलों के अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए भी फुल एक्शन में है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी के बाद 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया। ये आतंकी बड़े आतंकवादी हमले की साजिश में शामिल थे। इस बार सिर्फ आतंकवादियों पर ही नहीं बल्कि आतंकियों के मददगारों और उनके मुखबिरों पर भी एक्शन शुरू हो चुका है। इतवार से लेकर अब तक अगर हम बात करें तो कश्मीर घाटी में करीबन 32 जगहों पर एनआईए द्वारा मिलिटेंसी रिलेटेड मामलों में छापामारी की गई है और एनआईए ने कल जो 16 जगह पर छापामारी की उसमें उन्होंने दावा किया है कि मिलिटेंट्स के लिए जो ओवरग्राउंड वर्कर्स काम कर रहे थे वैसे 4 व्यक्तियों को उन्होंने हिरासत में लिया है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में जिन 16 ठिकानों पर छापेमारी की उनमें आतंकियों के मददगार यानी ओजीडब्ल्यू की पड़ताल शुरू हुई। श्रीनगर, पुलवामा और शोपियां जिले में छापेमारी की गई। छापेमारी में आरोपियों के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले, तरह तरह के जिहादी दस्तावेज मिले, पैसों के संदिग्ध लेन देन के रिकॉर्ड भी मिले और पता चला कि ये आरोपी न सिर्फ आतंकवादियों के साथ मिले हुए थे बल्कि साजो सामान से आतंकवादियों की मदद भी कर रहे थे। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स सीमा पार के आतंकी हैंडलर्स के संपर्क में थे और स्थानीय नौजवानों को भी जिहादी बनाने की कोशिश कर रहे थे। पिछले 2 हफ्तों में जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकियों ने टारगेट किलिंग की है उसके बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर समेत पूरी घाटी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। आतंकियों की मदद करने के शक में अब तक करीब 900 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। कश्मीर में हुई टारगेट किलिंग्स के बाद सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जगह जगह मोबाइल नाके लगा दिए गए हैं। आने जाने वालों की चेकिंग की जाती है और उनके साथ जो बिलोंगिंग्स होती है, बैग्स होते हैं, उसकी फ्रिस्किंग की जाती है। कई 100 व्यक्तियों को खासकर युवाओं को जो है पूछताछ के लिए लिया गया। श्रीनगर शहर की बात करें तो यहाँ 70 से 80 लोगों की पूछताछ की गई है। कईयों को डिटेन किया गया है। इसके अलावा एनआईए ने भी काफ़ी लोगों को जो है अरेस्ट किया है और कल भी एनआईए के जो रेड्स थे उसमें भी सूत्रा में बता रहे हैं कि 4 लोगों को जो है अरेस्ट किया गया। आतंकियों और उनके मददगारों पर एक्शन तेज हुआ तो आतंकियों के हमदर्दों को परेशानी होनी शुरू हो गई। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तो भड़काने और धमकाने का काम भी शुरू कर दिया है। मैं जानना चाहती हूँ उन लोगों के नाम जिनको उन्होंने अरेस्ट किया है, वो कहाँ के हैं, उनका कसूर क्या है, उनके खिलाफ सबूत क्या है,
अगर वो इसी तरह से इन लोगों को पकड़ते रहेंगे तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि इसके नताइज बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे। इन्हीं धमकियों और उकसावे का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने आम कश्मीरियों पर हमले तेज कर दिए हैं। हालांकि कश्मीरियत और इंसानियत के खिलाफ काम कर रहे इन जिहादी आतंकियों के खिलाफ अब बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जल्द ही इन आतंकियों का इलाज भी ढूंढ लिया जाएगा। श्रीनगर से संवाददाता खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में आतंकवाद का अलग ही रूप देखने को मिला है। अब आतंकवादी AK-47 और ग्रेनेड से हमला नहीं करते और ना ही 2 से 3 की संख्या में आतंकी एक साथ आते हैं। पिछले कुछ समय से एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि आतंकी अकेले आते हैं, पिस्टल से वार कर चुपचाप भाग जाते हैं, जैसे कोई बदमाश अपराध करता है। दरअसल यह आतंक का हाइब्रिड वर्जन है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के लिए नई चुनौती बन गए हैं ये पार्ट टाइम आतंकवादी। ये किसी शहर में सामान्य हत्या से जुड़ी वारदातें नहीं हैं, बल्कि ये सभी आतंकी हमले हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का ये रूप सुरक्षा बलों के लिए नई चुनौती बन गया है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान जम्मू कश्मीर में अलग अलग आतंकी हमलों में 7 नागरिकों की मौत हो चुकी है। पिछले हमलों में जान गंवाने वालों में 2 टीचर, एक दवा दुकानदार, गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाला एक आम दुकानदार भी शामिल है। ज्यादातर आतंकी हमलों में AK-47 नहीं बल्कि पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। पिस्टल वाले ऐसे आतंकियों को हाइब्रिड टेररिस्ट यानी कि पार्ट टाइम आतंकी कहा जाता है। अब इन्हें हाइब्रिड आतंकी क्यों कहा जाता है, ये भी जरा समझ लीजिए। इस तरह के आतंकियों को आतंकवादी संगठनों की ओर से हमले का टास्क दिया जाता है। हाइब्रिड आतंकी हमले करने के बाद अपने रूटीन काम में वापस लग जाते हैं। इन्हें ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती और स्थानीय स्तर पर ही ट्रेन किया जाता है। ज्यादातर मामलों में ये पिस्टल से हमला करते हैं, जैसे कि आम अपराधी करते हैं। और सबसे अहम बात कि ऐसे आतंकियों का सुरक्षा बलों के पास डेटाबेस नहीं होता। जिसको हम लोग हाइब्रिड टेररिस्ट बोलते हैं या पार्ट टाइम टेररिस्ट बोलते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो हमारी लिस्ट में नहीं है, लेकिन ये मिलिटेंट के ऑनलाइन या टच में रहता है, डिजिटलाइज होता है, ऑनलाइन होता है, लोकली ट्रेनिंग मिलता है। 1-2 इंसिडेंट करने के बाद ये नॉर्मल काम करता है। इस साल तक 97 पिस्टल, आज के मिला है तो 97 पिस्टल रिकवरी हुआ है। ये शो करता है कि पूरा पाकिस्तान का ये एजेंडा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पिस्टल को यहाँ पर पंप किया जाए, हैंड ग्रेनेड को पंप किया जाए। इस साल कश्मीर घाटी में ज्यादातर आतंकी हमलों के दौरान पिस्टल का ही इस्तेमाल किया गया, जिसे पार्ट टाइम या हाइब्रिड आतंकियों ने अंजाम दिया। भी उन्होंने एक ये हाइब्रिड टेररिस्ट का जो सिस्टम शुरू करा है, जिसके अंदर एक आदमी जो आम तौर पे जो नौकरी पेशा हो या कहीं दुकान पे काम करता हो या खेत के अंदर काम करता हो या कॉलेज का स्टूडेंट है, थोड़े पैसे के लिए एक टारगेटेड किलिंग करता है और उसके बाद में एक वो वापस अपने समाज के अंदर एक नॉर्मल रूटीन की तरह शामिल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ऐसे आदमी को जो क्रिमिनल टाइप का एक्ट होता है उसको पकड़ना उतना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके बारे में फिर हमें खबर भी नहीं आती है, पुलिस को भी खबर नहीं आती है। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मुझे यकीन है कि ये काम भी हम पकड़ लेंगे। आतंकवादी संगठनों को हाइब्रिड आतंकवादी बनाने की साजिश क्यों रचनी पड़ी, अब इसकी वजह भी आपको समझा देते हैं। सुरक्षा बलों की सख्ती के कारण जम्मू कश्मीर में बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद आतंकियों तक नहीं पहुंच रहे हैं और इसीलिए आतंकी पिस्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं और इसीलिए कोई भी आतंकी संगठन का कमांडर बनने को तैयार नहीं है। तीसरी और सबसे अहम वजह यह है कि पहले जिस तादाद में कश्मीरी युवा आतंकवादी संगठनों में भर्ती होते थे, अब उसमें काफी कमी आ गई है और इन्हीं 3 वजहों से आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में हमले के लिए हाइब्रिड आतंकियों का यानी पार्ट टाइम आतंकियों का सहारा ले रहे हैं। इन हमलों की चेन तोड़ने के लिए पुलिस ने भी अपनी रणनीति बदली है। पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अलग अलग जगहों से 500 से ज्यादा ऐसे लोगों को हिरासत में लिया है जो आतंकियों की या तो मदद कर रहे हैं या फिर उनसे सहानुभूति रखते हैं। कश्मीर में हुई टारगेट किलिंग्स के बाद जहां एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ NIA द्वारा छापामारी भी जारी है
और एनआईए ने कल जो 16 जगह पर छापामारी की उसमें उन्होंने दावा किया है कि मिलिटेंट्स के लिए जो ओवरग्राउंड वर्कर्स काम कर रहे थे वैसे 4 व्यक्तियों को उन्होंने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। एनआईए ने यह भी कहा है कि इन मामलों में आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। केंद्र सरकार ने देश की सरहदों की सुरक्षा करने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ताकत बढ़ाने वाला फैसला लिया है। फैसले के तहत अब बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में संदिग्धों को गिरफ्तार करने के साथ साथ हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। बॉर्डर सुरक्षा को मजबूत करने वाला यह फैसला कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा। कांग्रेस ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया है, जबकि अकाली दल ने इसे आपातकाल से जोड़ दिया है। लेकिन पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले की तारीफ की। देश की सीमा में कोई अवैध तरीके से घुसपैठ न कर सके, इसकी निगरानी का जिम्मा बीएसएफ के पास है। पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश सीमा से कोई ड्रग्स या हथियारों की स्मगलिंग न कर पाए, इसे रोकने की जिम्मेदारी भी बीएसएफ के कंधों पर ही है। तस्करों और घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए गृह मंत्रालय ने बीएसएफ की शक्तियों को बढ़ा दिया है। अब बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर 50 किलोमीटर के दायरे में छापेमारी और गिरफ्तारी कर सकती है। गृह मंत्रालय का यह फैसला भारत पाकिस्तान बॉर्डर और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर लागू होगा। इसका मतलब है कि बीएसएफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में छापेमारी और गिरफ्तारी कर सकती है। इससे पहले बीएसएफ के पास सिर्फ 15 किलोमीटर के दायरे में ही गिरफ्तारी और छापेमारी का अधिकार था। अभी तक गुजरात में बीएसएफ के लिए यह अधिकार 80 किलोमीटर था, जो अब घटकर 50 किलोमीटर हो गया है। 5 पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर का दायरा घटाकर 80 से 20 किलोमीटर कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के इस फैसले से बीएसएफ को ड्रग्स, हथियारों की तस्करी के साथ साथ आतंकियों की घुसपैठ पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ की शक्तियां क्यों बढ़ाई हैं, इसकी वजह भी समझ लीजिए। पिछले कुछ समय से सीमा पार से ड्रोन से हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। तस्करों को पता होता था कि बीएसएफ का दायरा 15 किलोमीटर है, इसलिए ड्रोन से डिलीवरी 15 किलोमीटर से ज्यादा दूर की जाती थी ताकि बीएसएफ कार्रवाई न कर सके। बॉर्डर पर बीएसएफ जब भी किसी को पकड़ती थी और अगर उसका साथी या जांच से जुड़ा लिंक 15 किलोमीटर के दायरे के बाहर है तो बीएसएफ चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसी स्थिति में जब तक पुलिस को सूचना दी जाती या उन्हें साथ लेकर छापेमारी की जाती तब तक बहुत देर हो जाती थी और आरोपी बच निकलते थे। गृह मंत्रालय ने ये फैसला बीएसएफ की ताकत को बढ़ाने के लिए किया है, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी राजनीति नजर आने लगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं भारत सरकार के एक तरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूं। केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगने वाले 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को अतिरिक्त शक्तियां दी है, जो संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। मैं गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह करता हूं कि इस तर्कहीन फैसले को तुरंत वापस लें। कांग्रेस के बाद इस फैसले का विरोध अकाली दल ने भी किया। अकाली दल ने केंद्र सरकार के इस फैसले को आपातकाल से ही जोड़ दिया। देखो, ਜਿਹੜਾ केंद्र सरकार ਦਾ होम मिनिस्ट्री ਦਾ ਨਵਾਂ फैसला आया कि पंजाब ਤੇ कुछ होर सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बीएसएफ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ कि 50 किलोमीटर तक ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ बीएसएफ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਯਤਨ और फैडरलिज्म के जो प्रिंसीपल है उन्होंने बुरी तरह के नाल नष्ट करने वाला जो केंद्र सरकार का फैसला है। इस फैसले का मैं विरोध करता। केंद्र सरकार को इमीडिएटली इन्हें वापस लेना चाहिए। केंद्र सरकार ने बॉर्डर से होने वाली घुसपैठ और स्मगलिंग को कम करने के मकसद से बीएसएफ की शक्तियां बढ़ाई हैं, लेकिन विपक्षी दल इसे देश की सुरक्षा के नजरिए से कम अपने अपने राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। आने वाले दिनों में विपक्ष इस फैसले पर विरोध की आवाज और तेज कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.